अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नाजिया अली और आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाजिया अली के साथ। शाम फैज़ में मैं हमेशा आपकी मुलाकात करवाती हूं आपके पसंदीदा उन तमाम मेहमानों से जो ना सिर्फ मुल्क की खिदमत कर रहे हैं बल्कि आप उनसे बहुत कुछ सीखते भी हैं। टीवी पर भी जब उन्हें देखते हैं तो खासा मोटिवेट होते हैं। आज मैं अगर मेहमान शख्सियत की बात करूं, ख़ास तौर पर हमारे मुल्क का दिफा करने वाली पाक फ़ौज की बात करूं, तो हमारी पूरी कौम हम सब उन पर सलाम पेश करते हैं। और अगर वो हमारी सरहदों का दिफा न करें तो हम सब पुरसुकून नींद नहीं सो सकते। मैं आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाऊंगी जिन्हें आप बतौर तज़कियाकार तो टीवी पर देखते रहते हैं। आर्मी की अगर मैं बात करूं, पाक फ़ौज की रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल ताहिर मसूद साहब हैं और उनसे बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे जो आप जानते नहीं हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और आप जानना चाहते हैं। मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ और वो सारे इंकिशाफात भी करती हूँ कि जो आप सवालात भेजते हैं। आपकी फरमाइश थी कि आप उनको टीवी पर देखते हैं मुल्क की बात करते हुए या और बहुत सारी पेशन गोइयाँ भी करते हुए कि अब क्या हो सकता है, किस तरह से हम मोटिवेशनल तौर पर भी मुल्क को सही कर सकते हैं। ख़ास तौर पर यंगस्टर्स और यूथ को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, उस तमाम चीज़ के ऊपर हमसे बात करेंगे। वेलकम करूंगी सर आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम, थैंक यू सो मच। अच्छा ताहिर साहब, जिस तरह मैंने आगाज़ में ही कहा हम उस चीज़ पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में मैं चाहूँगी थोड़ा आपको भी रिकॉल करवाया जाए आपका बचपन। अगर आपके बचपन के ख़ास तौर पर ब्रॉडअप के बारे में बात करूँ तो आपकी परवरिश कहाँ हुई, कौन से शहर में, पेरेंट्स के बारे में, फैमिली के कुछ शेयर कीजिए नाजरीन से। जी श्योर। बचपन में हम काफ़ी जगहों पर रहे। फादर मेरे वेटरनरी डॉक्टर थे, तो जहाँ जहाँ जिस हॉस्पिटल में होते थे हॉस्पिटल के अंदर ही हमारा घर होता था जी। तो बड़ा अच्छा बचपन गुजरा और वो टाइम्स भी अच्छे थे। डेफिनेटली सोशल मीडिया का दौर नहीं था, बाहर खेलना और स्पोर्ट्स में और अदरवाइज आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी और शरारतें भी ज़्यादा होती थी। अच्छा, अभी तो हाँ, तो अभी डेफिनेटली अभी तो लोग इसमें बिजी होते हैं अपने फेसबुक पे, चैट्स में, मोबाइल में। तो वो आजकल के बच्चे वो जो फिजिकल एक्टिविटीज होती थी उससे दूर हो चुके हैं और इसी हिसाब से फिर जाहिर है अब से उल्टा सीधा कोई काम भी हो जाता था। कोई चीज़ टूट गई, किसी के साथ किसी घर बॉल चले गई, कुछ हो गया, डांट भी ज़्यादा पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। आजकल वो डेफिनेटली ये चीज़ें, ये कल्चर जो है अभी आजकल की। अगर मैं बहन भाइयों की बात करूं तो कितने बहन भाई थे आप लोग और आपका कौन सा नंबर था? क्योंकि उससे भी बड़ा बच्चों की शरारतों पे, क्योंकि उसको एक सपोर्ट मिला हुआ होता है बड़े बहन भाई का, छोटा बच्चा भी खासा शरारती होता है, ये बताइए। जी जी, मैं सबसे बड़ा था बहन भाइयों में जी। और मुझसे छोटे 3 भाई और फिर एक सेकंड भाई के बाद जो है बहन है हमारी, एक बहन और 3 भाई मेरे अलावा। तो वो छोटे हैं जाहिर है मुझसे। हाँ। तो एक तो जो बिल्कुल मुझसे छोटा है उसका हमारा कोई 1 साल का फर्क था, तो बराबर ही। अच्छा, मैं अगर बहुत उनसियत की, अटैचमेंट की बात करूं तो उसमें किसके ज़्यादा लाड लेते? वैसे बेटे ज़्यादातर माँ के ही होते हैं, लेकिन आप अपनी अगर शरारतों को जो कवर कर लिया जाता था वो किसकी आगोश में पनाह लेते थे जाकर? या ये हर घर में होता है डेफिनेटली। तो इसी तरह हमारा भी था। हम माँ के ज़्यादा करीब थे, फादर से एक डिस्टेंस था। अच्छा। फादर हमारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, माशाल्लाह, रोब दबदबा उनका बहुत था। कहते कुछ इतना ज्यादा नहीं थे, लेकिन एक डिस्टेंस इतना था कि बस जान निकलती थी उनसे कि कोई खुदा ना खास्ता उनको ना पता चल जाए। तो अम्मी से तो डांट पड़ना थोड़ी रूटीन होती है। हाँ, तो आदत भी हो जाती है कि वो जाहिर है वो तो कह के जबरदस्ती अब दूध भी पिलाना है तो माने डांट के पिलाना है, अगर नहीं आप पी रहे तो एक थोड़ा सा एक वो नॉर्मल रूटीन में आ जाता है बंदा। तो मुझे ये बताइए कोई यादगार शरारत ऐसी हो जिस पर कभी मार भी लगी हो और फिर ममता ने फिर दोबारा छुपा लिया हो, ऐसा कुछ हुआ? ये तो वैसे बहुत सारी हैं ऐसी, तो इसमें कोई ऐसा कहती इतनी ऐसी काबिल जिक्र नहीं मैं कह सकता कि जिसको कोई हम कोट करें कि जी हम बाहर जब खेल रहे होते थे और फिर वो क्योंकि हॉस्पिटल में होते थे, फादर ऑफिस में होते थे, उधर से अम्मी ने मुलाजिम को भेजा कि जी बच्चों को बुला के ले आओ, नहीं जा रहे होते थे बार बार, फिर वो फादर को कहना, फिर फादर ने आना, फिर हमने छुपना, एक गेट से निकल के दूसरे में से निकल आना और इस तरह की चीजें होती थी ज्यादातर। वो तो मतलब फुल फन टाइम ही होता था। पहले ही बताइए कि एजुकेशन का क्या सिलसिला था? जी, एजुकेशन का मुझे सिविल लाइफ में इतना ज्यादा टाइम नहीं मिला क्योंकि उस वक्त एक आर्मी में एक स्कीम चल रही थी, जूनियर कैडेट बटालियन, JCB उसे कहते हैं। आर्मी में नॉर्मली लोग जाते हैं FA FSC के बाद, तो इंटर के बाद जाते हैं। तो उस वक्त ये मैट्रिक के बाद जा रहे थे जिनकी 4 साल की ट्रेनिंग थी, थोड़ा सा टफ था। और जो इंटर के बाद जाते हैं उनकी 2 साल की ट्रेनिंग होती है। तो वो मैंने मैट्रिक वाले में ही उसमें अप्लाई करना शुरू कर दिया था।
तो उस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लिया ही था। तो सर ये कोई लोग शौक रखते हैं, हमारे यहाँ बड़े मिसकम्युनिकेशन होती हैं, उसमें कहा जाता है नहीं बैकग्राउंड ही होना चाहिए, तो ऐसा कुछ था? आपका कोई रिलेटिव हो या कुछ? कोई ऐसा क्लोज रिलेटिव हमारा नहीं था आर्मी में। अच्छा। एक देख के एक इमेज था आर्मी का मेरे जहन में और थोड़ी मोटिवेशन थी अपने पाकिस्तान को डिफेंड करने की, तो उसके लिए मैंने अपने तौर पे ही अप्लाई करना शुरू कर दिया। अच्छा। तो उसमें कोई खास कहीं से गाइडेंस नहीं मुझे मिली, क्योंकि कोई रिलेटिव न्यूज़पेपर्स में देख के उसमें से जो भी लिखा होता था कटिंग्स निकाल के फिर उसके ऊपर एप्लीकेशन बना के फिर भेजना शुरू कर दी। सिलेक्शन सेंटर्स होते थे। लेकिन पहले मैं सवाल आपसे आकर फिर बाद में करती हूँ, ब्रेक का वक्त हो गया, थोड़ा माजरत भी चाहूंगी। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज नाज़ी अली के साथ, अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले ताहिर मसूद साहब से बड़ी मज़े की बातें हो रही थी और मैंने कुछ मालूमात भी हासिल करने की कोशिश की थी कि जिस तरह से अगर मैं आर्मी के इंतखाब की बात करती हूँ और आपने फ़ैसला भी किया और ख़ुद की स्ट्रगल आपकी शामिल थी, तो उसमें वैसे मोस्टली होता है कोई भी प्रोफेशन होता है तो ये सवाल किया जाता है कि उस वक्त सपोर्ट किसने किया और अगेंस्ट कौन हुआ उस वक्त। लेकिन ये तो आपका फ़ैसला ऐसा था कि मैं खुद भी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इसमें मुखालफत तो किसी ने की नहीं होगी। मुखालफत थोड़ी सी होती है। अच्छा, लेकिन मैं उसी चीज़ के ऊपर आ रही हूँ ताकि लोगों के भी जहन में क्लियर हो जाए। कुछ मोहब्बतें जो होती हैं ना हमारे यहाँ, तो उसके भी कुछ लिमिट्स होती हैं, दायरे होते हैं और वो इतने इमोशंस होते हैं कि उसमें ऐसी फील्ड्स के लिए थोड़ा इनसिक्योरिटी भी फील की जाती है। यही बात थी। तो वो कहीं ममता की तरफ से हुआ या कहीं से ऐसा हुआ? जी, मेरी मदर को थोड़ा सा था कि जी एक इनसिक्योरिटी होती है ना कि मेरा बेटा, माँ तो माँ अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं और हमारी माँ थोड़ी एक्स्ट्रा केयरिंग थी हमारे लिए और अब भी हैं। तो उनको था कि ये इतनी दूर जाएगा, पहली दफ़ा घर से किसी की बोर्डिंग लॉजिंग में हो, बच्चे ऑलरेडी बाहर हो, तो फिर में भी थोड़ा सा डिफरेंस आए। हम तो बिल्कुल ही वो होते हैं ना स्पून फेड वाले बात होती है कि बहुत ज़्यादा केयर करके कि अब सामने बिठा के खिलाना और दूध अपना डांट के पिलाना, जो मैंने पहले मिसाल थी, तो इस हिसाब से उनको था कि कैसे सरवाइव करेगा इतनी टफ लाइफ के अंदर। एक और दूसरा फिर माँ को थोड़ा सा होता है कि जी आर्मी का देखते हैं जी कि आज ये शहीद हो गया, ये हो गया, फलां जगह ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, तो ये भी बैक ऑफ द माइंड माँ के होता है। तो जाहिर है बच्चे बच्चे होते हैं, किसी के भी हों। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको थोड़ा सा रिजर्वेशंस थी। ये नहीं कि अगर वो जाहिर है कहती कि तुमने नहीं जाना तो माँ की हुकूमत नहीं हम कर सकते। उस वक्त की फीलिंग्स एक तो आपकी कि आपने एक फैसला किया, सोचा, उसमें सक्सेसफुल हो जाना, लेकिन फैमिली की तरफ से भी इसमें अप्रिशिएट तो किया गया होगा ना? अप्रिशिएट बहुत किया, मेरे फादर बहुत खुश थे और विदाउट एनी सपोर्ट इतना बड़ा एक चीज है कि चांस मिल गया। जी, उसमें यह था कि मैंने देखे अप्लाई किया, उसके बाद वो काफी सारा लंबा प्रोसेस होता है, एक इंटरव्यू होना, मेडिकल होना, उससे फिर ISSB होना। फर्स्ट टाइम जब ISSB मैंने दिया उसमें मैं डेफर हो गया, नहीं हो सका। उसके बाद लोग हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि मैं नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। तो उसके बाद क्योंकि 2 चांस होते हैं, फिर सेकंड टाइम मैंने फिर अप्लाई कर दिया। कि आप लोग भी ये चीजें देखें और हिम्मत हारनी नहीं है इससे। जी बिल्कुल, उसमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि एज सच इंसान ने अगर आपके जहन में कोई ड्रीम होती है तो अल्लाह ताला उसमें बहुत मदद करते हैं आपकी। आपकी नीयत साफ हो और आप एक अच्छे एम की खातिर वो ड्रीम अचीव करना चाहते हैं तो ये नहीं होता कि कभी भी आप अचीव ना कर सकते। इतने लाड प्यार में जब पले बड़े हों तो उसके बाद दुश्वारियां हुई, कोई यादगार वाकया है ऐसा? यानी फ्रेंड्स के अंदर भी होता है एक दूसरे के साथ मजाक किया जाता है। दुश्वारियां बहुत हुई हैं। उसमें जाके इनिशियल जो पीरियड होता है आपका ट्रेनिंग का, वही मेक एंड ब्रेक वाली बात होती है। अब उसमें जिस तरह हम थे या हमसे भी ज्यादा कोई उससे नाजों से पले हुए बच्चे जो थे, जिनको हम बर्गर फैमिली भी कहते हैं, तो जिन्होंने बिल्कुल ही कोई टफनेस नहीं देखी होती, वो बाहर ऐसा नहीं इनका होता माहौल, तो उनके लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, आके रोना शुरू हो जाते हैं। हमारी अपनी यही हालत थी कि ठीक है चलो रोए नहीं तो, लेकिन बस एक हर रोज ये इरादा होता था कि कल से बस मैंने भाग जाना है, वापस चले जाना है, ये कर देना, वो कर देना, चलते रहते हैं। और देखें जरा कि ये ऐसे यादगार होते हैं लम्हे कि इतने वक्त के बाद भी आपके चेहरे की मुस्कुराहट ऐसी लग रहा है कि आप उस वक्त में जा चुके हैं। खास तौर पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो मैं चाहूंगी कि आप हमारे नाज़रीन से शेयर करें। मैं अभी, लेकिन इसका भी फिर जवाब बाद में ही ले लेते हैं, ठीक है? ऐसे ही करते हैं, रुक जाते हैं। नाज़रीन देखते रहिए शाम फैज नाज़ी अली के साथ, अभी वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
जी तो नाजरीन, ब्रेक से हम वापस आ गए हैं। आप देख रहे हैं शाम फैज़ नाज़िया अली के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं खासा एक अहम सवाल कर रही थी कर्नल साहब से कि तमगा इम्तियाज़ से इनको नवाजा गया और उस वक्त की कुछ यादें भी मैं तो चाहती हूँ आप नाजरीन से शेयर करें। देखिए वो फीलिंग्स इतनी एक्सट्रीम थी कि उनको एक्सप्लेन करना तो बहुत मुश्किल है इतने शॉर्ट से टाइम के अंदर, कि एक इतनी बड़ी अचीवमेंट, एक अल्लाह ताला का इतना करम कि एक आपकी ड्रीम हो और आपको एक कॉल आ जाए आउट ऑफ पता नहीं कितने लोग, हज़ारों लाखों अप्लाई करते हैं, उसमें से लिमिटेड कुछ 100-150 होते होंगे जिनको कॉल आती होगी। और पेरेंट्स के लिए भी एक सेंस ऑफ प्राइड होता है। मेरे फादर स्पेशली हर एक से जिक्र करते थे कि मेरा बेटा आर्मी में है, ये है। मदर भी डेफिनेटली वो भी बहुत प्राउड फील करती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपकी अपनी इनर फीलिंग है कि एक सेंस ऑफ अचीवमेंट के इतने लोगों में से अल्लाह ताला ने मुझे चुना इस काम के लिए, जो एक मेरी ड्रीम थी। डेफिनेटली एक एक्सट्रीम इमोशनल स्टेज होती है कि देखते ही आप लेटर कीजिए आपने फलां तारीख को ज्वाइन करना है और आप रिकमेंड हो गए हैं या। लेकिन उसके अंदर इससे पीछे जिस तरह से एक स्ट्रगल होती है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, कोशिश के साथ साथ उसमें कुछ भागने की भी होती हैं, कुछ उसके साथ कोशिश भी की जा रही होती है। तो ये जब आपने कामयाबी हासिल की, उससे पीछे की अगर मैं स्ट्रगल को पूछूं उसके बारे में क्या बताएंगे? जैसे मैंने आगाज़ में ही कहा था दुश्वारियाँ भी हुई, लेकिन कभी खतरात से भाग भी जाते होंगे कि भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, एज ऐसी होती है। जो ट्रेनिंग का पीरियड है ना स्पेशली, वो एक तो उस वक्त तो बहुत बुरा लगता है इंसान को, क्योंकि बहुत टफ पीरियड से आप गुजर रहे थे। और अभी ये है कि वो इतनी स्वीट मेमोरीज लगती हैं, बट उस वक्त ये था कि जैसे हम गए थे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि सारे इतना ज़्यादा वो आपको रगड़ते हैं कि जी इवन के आपके ऊपर बिठा के दूसरे कैडेट्स को आपकी टांगे तक खींचनी, पीछे बैग छिल जाने, ट्रेनिंग का हिस्सा जी। वो पैरा ड्रॉप एक होती थी हमारे पीएमए में, ऊपर से फ्रंट रोल कराते थे विदाउट शर्ट, सिर्फ शॉर्ट्स पहनी होती थी और उसमें सारा पीछे से छिला होता था। और बंदा सोचता था कल तो मैं उठने के काबिल नहीं होऊंगा। लेकिन अल्लाह ताला की खास रहमत है उधर जो कैडेट्स हैं आर्मी के कुछ भी नहीं होता था। सुबह उसी तरह फिर पहने और चल पड़े, थोड़ा बहुत फील हो रहा होता था। इसी तरह जब कोई एक कंबाइंड पनिशमेंट होती है तो आर्मी में पनिशमेंट इस तरह नहीं होती कि आपने कुछ गलती की है। आपकी कोई 30-32 लड़कों की एक प्लेटून है, उसमें से किसी एक ने गलती की तो सजा सबको मिलती थी। ये आज भी आर्मी में यही रूल है, ताकि दूसरे मोटिवेट करें। कोई टोटका कभी काम नहीं आया? आप नहीं, कुछ नहीं आया। उसमें ही होता था कि हिम्मत है तो आप आगे जा सकते। सीनियर्स ने कह दिया जी कि आप शॉर्ट्स में, सिंगल शॉट में चले जाएं, ऊपर छत पे बर्फ पड़ी हुई, उस पर उल्टा लिटा दिया। 4-6 घंटे लेटे रहते थे, दुआएं मांगते थे कि बुखार हो जाए, कुछ हो जाए। एक तो इन सीनियर्स को सजा मिले जो हमें सजा दे रहे हैं, और दूसरा हम रेस्ट मिल जाएगा, तो उससे कुछ नहीं होता था। फिर किसी ने टोटके बताते थे कि बगल में प्याज रख ले, बुखार हो जाएगा। बुखार भी नहीं आया, कुछ नहीं होता था, छींक तक नहीं आती थी। तो अल्लाह ताला का ऐसा कोई खास करम है वहाँ पे। तो ये इस तरह का है कि बहुत टफ टाइम गुजरता है ट्रेनिंग के अंदर, तो लेकिन उसके बाद बहुत याद आता है। और जहाँ तक वो है कि आर्मी की अपनी जब कमीशन के बाद, तो वो फिर एक बड़ी लाइफ में आप पढ़ जाते हैं, एक स्ट्रगल वाली लाइफ में पढ़ जाते हैं कि उसमें डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, ट्रेनिंग चल रही है, आउटडोर एक्सरसाइज चल रही है, बाकी फायरिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स हैं, चलता रहता है। तो आप अगर लगे रहते हैं, लगन में सच्चे हैं, तो फिर अल्लाह ताला कोई ना कोई मुकाम देते हैं, तक पहुंच जाते हैं। सर का इन शॉर्ट ये बताने का मकसद। यही बात। अच्छा सर, अगर मैं बात करूं बच्चों की, जिस तरह आपने अपनी ख्वाहिशात का बताया और जो चाहा वो आपको मिला, तो अपनी औलाद के बारे में बताइए कि कितने बच्चे हैं आपके, और उसमें भी किसी में ये जज्बा और ये आपका कोई शौक आए? जज्बा तो है, मेरी सेकंड वाली बेटी में, मेरी थर्ड में भी था। जो बड़ी बेटी है उसकी तो काफ़ी यंग एज में शादी कर दी हमने जी। तो जो सेकंड वाली उर्वा, उसका था कि जी मैंने पायलट बनना है ना, तो वो थोड़ा सा हम लेट हो गए या क्या हो गया, एयरफोर्स में नहीं अप्लाई कर सके, तो फिर मैंने प्राइवेट फ्लाइंग कराई। तो प्राइवेट फ्लाइंग करा के वो अपने उसके जज्बे की वजह से और शौक की वजह से वो पायलट बन गई। तो उसके बाद खैर वो शाहीन एयरलाइन वगैरह में इंडक्ट भी हुई इनिशियली, लेकिन वो शाहीन एयरलाइन यहाँ से ख़त्म होगी, तो फिर उसके बाद उसको अपना वो शौक ही शौक है बस अभी तक ना, उसका पूरा हो रहा है। तो इस तरह 3 बेटियाँ मेरी, तो सबसे बड़ी की शादी कर दी थी, उर्वा की भी जो पायलट है उसकी भी अभी शादी कर दी, छोटी वाली है अभी, तो वो अपना पढ़ रही है। तो ये बच्चे। अच्छा सर, कभी इस तरह होता है जैसे आज मौका मिला है हमें, हम अपने नाजरीन से शेयर कर रहे हैं, आपसे भी कभी यादगार वाक़यात फैमिली में या बेटियों ने कभी सुने? बेटे जो बच्चियां जो है ना स्पेशली, उनको बहुत शौक होता है। हाँ, मुझे एहसास नहीं था। आप नहीं बता रहे थे, ये सवाल मुझे लगा। हाँ नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मुझे भी ये एहसास अभी आके हुआ, क्योंकि एक बात उनको कहीं दाएं बाएं से पता चली या किसी रिलेटिव से मैंने शेयर की अपनी एकेडमी की ये वो, तो उसने मुझे कहा कि बाबा आप हमें नहीं ये बातें बताते थे। स्पेशली एक राइडिंग की मैंने उनको बताई थी कि मैं बहुत लेट जाता था उसमें राइडिंग स्कूल में, तो घोड़ा मुझे बहुत बुरा मिलता था, वो डेली मुझे गिराता था। ये भी होता था। और वो एक काना घोड़ा था, वही मेरे हिस्से में आता था।
वो ना सिर्फ गिराता था, गिरा के हंसता भी था, किस तरह एम करके ना मेरे पास हाथ के, तो वो जो है ना उठा के मुझे फेंकता था बाहर उसके राइडिंग स्कूल में। तो कोई ये उन्होंने सुना कि ये बाबा ने किसी को बात की, बाबा हमें नहीं बताते आप इस तरह की बातें दूसरे बच्चों को। शौक है आपको है ना थोड़ा सा इंटरप्ट करके, क्योंकि हमारे नाज़रीन भी सुन रहे हैं। देखे ना, बेटियों का ये शिकवा होगा ना कि हर बेटी का बाप जो होता है उसके लिए हीरो होता है, और आप तो मुल्क के हीरो हैं, तो आप अपनी हीरो वाली बातें कैसे नहीं बता रहे? वो होता है ना कई चीजें शेयर तो पता जिससे करता है, कुछ चीजें मिस हो जाती है जी। तो उनको ये होता है कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अपने बाबा के बारे में। बहुत जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच। मैं अब चाहूंगी प्रोग्राम का, क्योंकि हमारा सिलसिला अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है, हमारे प्रोग्राम शाम फैज नाजी अली के साथ और फैज नेटवर्क के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबके लिए यही मैसेज है कि देखें, जो प्रोग्राम्स वगैरह टीवी पे हम देखते हैं डेली की डिस्कशन होती है, एक सेंट्रल टॉपिक लिया होता है जो सब टीवी चैनल वाले लेके एक ही उसके टॉपिक के पीछे लगे होते हैं। तो खास ऐसा कोई यूनिक चीज़ नहीं होती। आपके प्रोग्राम के स्पेशली आपका जो टीवी है फैज टीवी के बारे में मैं यही देखता हूँ कि मैंने जो जितने भी देखे हैं आपके एपिसोड, तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ की तरफ आप जाते हैं जो कि रूटीन में हट के होती है और लोगों को आम हालात में वो नहीं अवेलेबल होती। कि किसी की एक लाइफ में अगर कोई बना है नीचे से आके ऊपर तक गया तो उसने क्या स्ट्रगल की, किस तरह बना, एक दूसरे के लिए एक मिसाल होता है जी। और लोगों को मोटिवेट करता है, आजकल की यंग जनरेशन को मोटिवेट करता है। तो ये आई डाउट कि कोई भी और चैनल कोई इस तरह का काम कर रहा है, तो इसलिए मैं तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि जी बहुत ही अच्छी एक एंडोवर है और बड़ी हिम्मत वाली बात है। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम। ये मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया। एक और गिफ्ट है मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपके लिए। थैंक यू सो मच, सो ग्रेटफुल, थैंक यू। एक सरप्राइज गिफ्ट है जो यकीनन मेरे चैनल की आपको याद दिलाता रहेगा, खास तौर पर शाम फैज नाजी अली के साथ। ये देखिए। थैंक यू, सो ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। यू वेलकम जी। तो नाज़रीन, आपने यकीनन हमारा प्रोग्राम शाम फैज नाजी अली के साथ पसंद किया होगा। मेरी पूरी कोशिश होती है कि अपने मुल्क के रियल हीरोज़ को आपके सामने लाया जाए, और ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए भी एक मैसेज है। जिस तरह से हम लोग सब साथ होते हैं तो हम सब के फ़राइज़ होते हैं मुल्क के लिए। आप किसी जगह पर भी हैं, किसी के साथ भी खड़े हुए हैं, उसमें अगर आपको अपने मुल्क के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के मुजाहिदों के ख़िलाफ़ कोई भी बात सुनने को मिलती है, तो ये आपका फ़र्ज़ है कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि आपने बड़े फ़ख्र के साथ अपनी पाक फ़ौज का साथ देना है और उन तमाम बातों के लिए हर इंसान को रोकना है, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी मेज़बान नाजी अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।